बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स का पार्ट 4 है। इस लेक्चर में हम जो प्रोसेस है उसके डिफरेंट ऑपरेशंस देखेंगे जो कि एक प्रोसेस पे परफॉर्म होते हैं, और उसके बाद जो इसमें मेन टॉपिक है आज के लेक्चर में वो हमारे पास आईपीसी है, ठीक है, जिसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में जो सारे टॉपिक को कवर नहीं करूंगा, जितना ज़रूरी होगा या नीडेड होगा हम इस लेक्चर में उसको देख लेंगे, और उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सिंक्रोनाइजेशन का होगा। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि हमने सिंक्रोनाइजेशन को स्टार्ट करना है या स्केजुलिंग को स्टार्ट करना है। वो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिसाइड करेंगे, लेकिन फॉर नाउ हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो बेसिकली एक प्रोसेस के ऊपर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस क्रिएशन आता है, ठीक है। उसके बाद सॉरी प्रोसेस टर्मिनेशन है, ठीक है, और इसके बाद मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर है, ये बाद में देखते हैं। तो हमारे पास एक प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस होता है। वो पेरेंट प्रोसेस जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस को क्रिएट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यूनिक्स में डिफरेंट हमारे पास सिस्टम कॉल होती हैं जो कि कुछ प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए, कुछ एग्जिट करने के लिए, कुछ वेट, डिफरेंट काइंड की हमारे पास सिस्टम कॉल्स होती हैं, जिसमें हमारे पास फोक सिस्टम कॉल है, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल है, उसके बाद हमारे पास एग्जिट सिस्टम कॉल है, वेट सिस्टम कॉल है, अबाउट सिस्टम कॉल है। ये डिफरेंट हमारे पास सिस्टम कॉल है जो कि यूनिक्स की एग्जांपल्स हैं। अब इसकी वर्किंग भी यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास फोक सिस्टम कॉल क्या होती है। फोक सिस्टम कॉल में हमारे पास क्रिएट किया जाता है न्यू प्रोसेस। अगर न्यू प्रोसेस को क्रिएट करना है तो हमारे पास कौन सी सिस्टम कॉल यूज़ होती है, फोक सिस्टम कॉल यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट के लिए EXEC हमारे पास ये भी एक सिस्टम कॉल है जो कि हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस की जो भी मेमोरी होती है उसको किस में रिप्लेस करती है, एक न्यू प्रोग्राम या न्यू जो भी प्रोसेस क्रिएट किया होता है उसमें शिफ्ट करती है। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट जो सिस्टम कॉल है इसकी वर्किंग है। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास वेट सिस्टम कॉल है, उसके बाद अबाउट सिस्टम कॉल है। अबाउट बेसिकली हमारे पास सिस्टम कॉल क्यों यूज होती है, सॉरी, पेरेंट में टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेसेस यूजिंग द अबाउट सिस्टम कॉल, ठीक है। ये पेरेंट हो सकता है हमारे पास क्या कर जाए, टर्मिनेट कर जाए द एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस यूजिंग द अबाउट सिस्टम कॉल। ये पेरेंट एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास टर्मिनेशन के लिए यूज़ होती है, जबकि हमारे पास चिल्ड्रन प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर कर रहे हो तो तब अगर वो टर्मिनेट करना चाहता है तो फिर अबाउट सिस्टम कॉल को वो यूज़ करेगा। खैर, इसके आपको नाम और थोड़ी बहुत वर्किंग का पता होना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये सिस्टम कॉल होती हैं, ठीक है। इसकी इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, एक ज़ॉम्बी प्रोसेस है और एक ऑर्फन प्रोसेस है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस होता है जो कि हमारे पास मेन प्रोसेस होता है। अगर पेरेंट प्रोसेस किसी फर्दर प्रोसेसेस को क्रिएट करता है तो वो हमारे पास कौन से प्रोसेस होंगे, चाइल्ड प्रोसेस होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ज़ॉम्बी प्रोसेस कौन से होते हैं और ऑर्फन प्रोसेस कौन से होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास देखें, एथिकली तो ये होता है ना कि हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है और उसके चाइल्ड प्रोसेस हैं। जब चाइल्ड प्रोसेस अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर लें फिर वो जो चाइल्ड प्रोसेस हैं वो टर्मिनेट होंगे, उसके बाद पेरेंट प्रोसेस क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। ये एक एथिकल प्रोसेस है। अगर हमारे पास इस तरह प्रोसेस होता है कि जो पेरेंट अभी चाइल्ड प्रोसेस तो वर्किंग में है, ये एग्जीक्यूशन में, और पेरेंट प्रोसेस पहले ही क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है, तो जो चाइल्ड प्रोसेस वो क्या प्रोसेस कहलवाएंगे, फिर वो ऑर्फन प्रोसेस कहलवाएंगे, ठीक है। जैसे कि रियल लाइफ में भी होता है, अल्लाह ना करे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जो बच्चे होते हैं, उनके चाइल्ड होते हैं, वो क्या कहलवाते हैं, वो ऑर्फन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास एक प्रोसेस में भी ये होता है कि अगर पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस
अभी एग्जीक्यूशन में हों और वो टर्मिनेट हो जाएं अबॉर्ट सिस्टम कॉल को यूज़ करते हुए, तो जो प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस हैं उनको ऑर्फन प्रोसेस हम कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ पेरेंट टर्मिनेटेड विदाउट इन्वोकिंग वेट, मतलब वेट सिस्टम कॉल को इन्वोक किए बगैर वो टर्मिनेट हो जाता है। वेटिंग वो किस चीज़ की करनी चाहिए, उसको चाइल्ड प्रोसेस की वेट करनी चाहिए, क्या है कि वो भी अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लें। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ज़ॉम्बी प्रोसेस। ज़ॉम्बी नाइट आपने मूवी देखी होगी, जिसमें क्या होता है कि वो जो इंसान होते हैं उनकी रूह होती है काइंड ऑफ, वो आदमियों को खा रहे होते हैं इस तरह करके, वो जिसको टच कर लेते हैं वो भी ज़ॉम्बी एक वो मैन बन जाता है, ठीक है, ज़ॉम्बी एक कैटेगरी में आ जाता है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास जो प्रोसेस होते हैं, अगर हमारे पास एक प्रोसेस वो टर्मिनेट हो जाता है सिस्टम से और उसका स्टेटस जो है वो सिस्टम में स्टिल अलाइव रहता है या जिंदा रहता है, या वो सिस्टम के अंदर अभी तक स्टेटस मौजूद है, तो उसको क्या कहेंगे, ज़ॉम्बी प्रोसेस कहेंगे। कि हमारे पास एक सिस्टम है, वो खुद तो टर्मिनेट हो चुका है लेकिन उसका स्टेटस हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम ज़ॉम्बी प्रोसेस कहेंगे। जैसे कि हमारे पास एक इंसान है, अगर वो खुद तो डेथ हो जाती है लेकिन उसकी रूह अगर ज़मीन पे रहती है या वो लोगों को डराती है, तो वो एक्चुअली ज़ॉम्बी ही होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने एक ज़ॉम्बी नाइट मूवी की एग्जांपल दी है, सिमिलरली हमारे पास ये ज़ॉम्बी प्रोसेस होते हैं जो कि सिस्टम के अंदर अलाइव होते हैं, एथिकली वो क्या कर चुके होते हैं, उसका स्टेटस बेसिकली सिस्टम में होता है लेकिन वो खुद टर्मिनेट हो चुके होते हैं। यहाँ पे लिखा इफ़ नो पेरेंट वेटिंग डिड नॉट इन्वोक वेट प्रोसेस इज कॉल्ड ज़ॉम्बी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट सी डेफिनेशन दी गई है, आप सिंपल ये लिख दें कि अगर एक सिस्टम का एक प्रोसेस का स्टेटस सिस्टम में अलाइव है लेकिन वो प्रोसेस एक्चुअल में टर्मिनेट कर गया, तो उसको ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं, दैट्स इट। अब हमारे पास मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर है, ये एक ब्राउज़र की एग्जांपल दी गई है, आपको इसका वेल से आइडिया हो चुका होगा कि हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस आर्किटेक्चर में हमारे पास मल्टीपल थ्रेडिंग होती है, मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट पैरेलली हो रहे होते हैं, ठीक है, मल्टीपल टैब्स ओपन है, तो इन्होंने ये एग्जांपल को कोड किया है। बेसिकली दिस इज वेरी सिंपल वन एग्जांपल, आई होप कि ये आप गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसको हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई और बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है। अब हम फिर बाद में ये भी देखेंगे कि हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हम डन कैसे करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को देखेंगे, बट अब सिंपल आप समझें कि हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में हमारे पास जो डिफरेंट प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं हमारे सिस्टम में, उनके दरमियान प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोसेसेस के दरमियान जो आपस में कम्युनिकेशन होती है उसको क्या कहते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन इसकी डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें दो प्रोसेसेस को समझना होगा। एक हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं और एक हमारे पास डिपेंडेंट या कोऑपरेटिव प्रोसेसेस होते हैं, या कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस भी उनको कहते हैं, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस का आपको आइडिया होगा, ऐसे प्रोसेस इंडिपेंडेंट प्रोसेस होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं वो कोऑपरेशन के साथ चल रहे होते हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आप कोऑपरेटिंग हैं, आप डिपेंड कर रहे हैं इस सीरीज़ पे कि नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो मैं इस लेक्चर को इस सीरीज़ को परस्यू करूँगा फर्दर, क्योंकि आप डिपेंड कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं कि आप किसी और सीरीज़ को ऑन कर लो या उसको स्टार्ट कर लो, वो इंडिपेंडेंसी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोऑपरेशन होगी। लेकिन ये तो एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी, आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे पास इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग या डिपेंडेंट प्रोसेस कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट में एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, लेकिन कोऑपरेटिंग प्रोसेस में एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस,
ठीक है। एक प्रोसेस, कोऑपरेटिंग प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि एक प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है और ख़ुद भी किसी और प्रोसेस से अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि ए एक प्रोसेस है ए और एक हमारे पास प्रोसेस बी है और एक सी प्रोसेस है। मैं ए इज़ इक्वल टू 10 कर दूँ, बी इज़ इक्वल टू 20 कर दूँ, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी कर दूँ। अब सी प्रोसेस जो है वो ए और बी लाइन जो है उस पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। डायरेक्ट हम सी वाली इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड कर रही है, उसने वैल्यू लेनी है ए और बी की जो ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन है उनसे। आई होप आइडिया क्लियर होगा। अब डिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग प्रोसेस के आपको समझ आ गया। अब रीजंस जो फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस के हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्यों होते हैं, इसकी रीज़न क्या है। आया कि हमें कोऑपरेटिंग प्रोसेस फ़ायदा भी देते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोऑपरेटिंग प्रोसेस को अगर लेके आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को एक दफ़ा तो देखना पड़ता है कि आपस में इनकी कम्युनिकेशन कैसे करवाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगी, एक जगह से अपडेट करते हैं, आया कि दूसरी जगह पे भी अपडेशन परफॉर्म हो रही है या नहीं। इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन भी रेज किया हुआ है कि रीज़न फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेस। बेसिकली हम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में। हमारे पास कंप्यूटेशन स्पीडिंग अप, हम सिस्टम की स्पीड को इन्हांस करना चाहते हैं। देयरफॉर हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस के मॉडुलैरिटी, कन्वीनियंसनेस देख लें या कन्वीनियंट देख लें, इसमें भी हमारे पास कोऑपरेटिंग प्रोसेस वर्क करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के कि हमारे पास पैरेलली मल्टीपल प्रोसेसेस वर्क कर रहे हैं, कोऑपरेशन कर रहे हैं, आपस में जो भी ज़रूरी है डेटा उसको एक्सचेंज भी कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। बेसिकली ये स्पीडिंग अप होती है, बेसिक जो इसका एम है। ठीक है, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेस नीड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अगर कोऑपरेटिंग प्रोसेस होते हैं तो उसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस हैं तो दैट मीन उनको आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम मल्टीपल थ्रेडिंग करते हैं, अब हो सकता है कि एक मॉड्यूल की जो इन्फॉर्मेशन है जो कि आउटपुट है दूसरे मॉड्यूल की इनपुट बननी हो, तो देयरफॉर यहाँ पे कोऑपरेशन आ रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट होते हैं जिसकी वजह से कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हमें नीडेड होते हैं। तो यहाँ पे हमें फिर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसको आईपीसी कहते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीसी, जिसको आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो मॉड्यूल यूज़ होते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए। मीन्स दैट प्रोसेसेस के दरमियान डेटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमारे पास दो वे होते हैं। एक हमारे पास शेयर्ड मेमोरी होता है और एक हमारे पास मैसेज पासिंग होता है। हम वन बाय वन देखेंगे कि बेसिकली व्हाट इज़ शेयर्ड मेमोरी एंड व्हाट इज़ मैसेज पासिंग। ठीक है, तो यहाँ पे दो पिक्चर्स आपको नज़र आ रही होंगी, डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी। ए वाली जो डायग्राम है ये वाली, ये मैसेज पासिंग की है, ये वाली जो हमारे पास डायग्राम है ये शेयर्ड मेमोरी की है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ मैसेज पासिंग वर्क एंड हाउ शेयर्ड मेमोरी वर्क। बेसिकली मैं यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा और उसके बाद मैसेज पासिंग की तरफ मूव करूँगा, क्योंकि हम मैसेज पासिंग की डिटेल देखेंगे विद एग्जांपल और शेयर्ड मेमोरी को भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन डायग्राम का समझना दोनों का ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस ए है और प्रोसेस बी है। ये बेसिकली हमारे पास शेयर्ड मेमोरी में वर्क इस तरह हो रहा होता है कि एक पोर्शन ऑफ मेमोरी जो होता है उसको हम शेयर्ड रख लेते हैं। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी रख लेते हैं। अब हमारे पास जो प्रोसेस ए है, जो प्रोसेस ए है, अगर ये कम्युनिकेट करना चाहता है प्रोसेस बी के साथ, तो जो भी डेटा होगा जो शेयर करना चाह रहा है प्रोसेस ए, ये कहाँ पे रखेगा, ये शेयर्ड मेमोरी में रखेगा, जो कि दोनों प्रोसेसेस के दरमियान में डेटा जो मेमोरी का पोर्शन है शेयर्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रोसेस ए शेयर्ड मेमोरी में रखेगा, जो प्रोसेस बी है ये शेयर्ड मेमोरी से रीड कर लेगा या रिट्राइव कर लेगा। ठीक है,
तो दैट मीन यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। शेयर्ड मेमोरी का मतलब यही है कि ये एक पोर्शन को रख लेते हैं जो कि शेयर्ड मेमोरी होती है, जो कि ऑल द प्रोसेसेस क्या कर रहे होते हैं, आपस में शेयर कर रहे होते हैं। जिस प्रोसेस ने डेटा को शेयर करवाना होता है अमंग द वेरियस प्रोसेसेस, वो अपने डेटा को शेयर्ड मेमोरी में रख लेता है। जिस प्रोसेस को रिक्वायर्ड होता है वो उस शेयर्ड मेमोरी से क्या कर लेता है, डेटा को रीड कर लेता है, सिंपल। लेकिन मैसेज पासिंग में क्या होता है, मैसेज पासिंग में बेसिकली कर्नल में ये क्यू यूज़ होती है, जहाँ पे हमारे पास मैसेज होता है, पैकेट्स होते हैं, मैसेज क्यू है। तो प्रोसेस ए पहले उसको यहाँ पे क्यू में इन करेगा, रखवाएगा, और मैसेज बी यहाँ से मैसेज को रीड कर लेगा। लेकिन मैसेज पासिंग में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिंक्रोनाइजेशन, जो कि हम फर्दर मोर इंशाल्लाह उसका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा देखेंगे। तो अब हम अगेन से यहाँ पे इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस की डेफिनेशन दी गई है और एडवांटेजेस दिए गए हैं जो कि अभी अभी हमने डिस्कस किए हैं कि स्पीडिंग अप, मॉड्युलैरिटी, कन्वीनियंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए हमारे पास जो कोऑपरेटिंग प्रोसेस यूज़ होते हैं। बेसिकली इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस, आई होप आपको आइडिया होगा। इंडिपेंडेंट में वो इफेक्ट या अफेक्टेड नहीं होते एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से, और कोऑपरेटिंग में या डिपेंडेंट में वो इफेक्ट एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो मैसेज पासिंग को समझने से पहले हम, या ये आईपीसी को समझने से पहले, यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसको प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम कहा जाता है, ठीक है। इसको हम जो है बॉन्डेड बफर प्रॉब्लम भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को बॉन्डेड बफर प्रॉब्लम भी कहा जाता है और प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम भी कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली दो वर्ड हैं, एक हमारे पास प्रोड्यूसर है और एक हमारे पास कंज्यूमर है। नो आई विल लेट यू नो कि बेसिकली प्रोड्यूसर का क्या मतलब है और कंज्यूमर का क्या मतलब है। जस्ट सबसे पहले ये अनबाउंडेड बफर और बाउंडेड बफर को हमें देखना होगा, क्योंकि हम एग्जांपल में ये दो टर्म्स को यूज़ करेंगे। देयरफॉर मैं सबसे पहले ये डेफिनेशन बताना मुनासिब समझूंगा, देन आई विल मूव टूवर्ड द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अनबाउंडेड बफर जिसमें हमारे पास लाइक एक एरे है ना, अगर उसका साइज हमने फिक्स कर दिया है, लिमिट लगा दी है, तो वो हमारे पास बाउंडेड बफर हो जाएगी। बफर एक मेमोरी है, बफर क्या है, हमारे पास एक मेमोरी है। अनबाउंडेड बफर का मतलब है कि वहाँ पे बाउंड नहीं है, ठीक है, वो वेरिएबल साइज है। लेकिन हमारे पास बाउंडेड बफर में क्या है, हमारे पास लिमिटेड बफर है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड बफर नहीं है, अनबाउंडेड मेमोरी है, बफर है। यहाँ पे जितना मर्जी डेटा प्रोड्यूस करो वो अपने लिहाज से एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन यहाँ पे लाइक हमने साइज को लिमिट दी होती है बाउंडेड बफर में। ये दोनों टर्म्स आपको आई होप समझ आ चुकी होंगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, ठीक है। ये दोनों सेम टर्म है, आपने ये चीज़ को याद रखना है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है और कंज्यूमर का मतलब क्या होता है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस, ठीक है, कंज्यूमर कंज्यूम। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक बफर है जिसका साइज 10 है। एक एरे लगा लें, लिंक लिस्ट लगा लें या क्यू लगा लें, कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर को देख लें। लाइक मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, आप कंज्यूमर हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी डेटा को प्रोड्यूस करता हूँ और बफर में स्टोर कर देता हूँ। आप कंज्यूमर हैं, आप बफर में देखेंगे कि डेटा अवेलेबल है, आप वहां से क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है फिर, कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, दैट्स इट। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोड्यूसर ने कब प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर ने कब कंज्यूम करना है, उनको कौन सी लिमिट और कौन सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बेसिकली हमारे पास ये बाउंडेड बफर प्रॉब्लम है। बाउंडेड बफर का मतलब ये है कि हमारे पास जो मेमोरी है वो अनबाउंडेड नहीं है, वो लिमिटेड मेमोरी है। प्रोड्यूसर कब प्रोड्यूस करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा आया कि मेमोरी मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, बफर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करता रहेगा, ठीक है। और कंज्यूमर को क्या करना है, कंज्यूमर को उस बफर से डेटा को कंज्यूम करना है, कंज्यूम करना है, और एक जो काउंटर है उसमें नेगेटिव करना है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, काउंटर में ऐड करेगा, प्लस प्लस करेगा। कंज्यूमर उस बफर में चेक करेगा
कि हमारे पास जो बफर है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो वो उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। प्रोड्यूसर चेक करेगा कि बफर फुल तो नहीं है, अगर फुल है तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंज्यूमर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि बफर एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो वो कंज्यूम नहीं कर पाएगा। ये लिमिट है। दो लिमिट आपको बता दें। थर्ड लिमिट ये है कि हमारे पास प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कंकरेंटली एक बफर को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है तो कंज्यूमर को वेट करना होगा, अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो हमारे पास प्रोड्यूसर को वेट करना होगा। आई होप आइडिया क्लियर है। मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई हैं कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि प्रोड्यूसर तब प्रोड्यूस करेगा, वो चेक करेगा कि अगर बफर फुल नहीं है, अगर फुल है तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा, नहीं कर सकता क्योंकि बफर फुल है। कंज्यूमर तब कंज्यूम करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि एम्प्टी तो नहीं है बफर, अगर एम्प्टी है तो डेफिनेटली उसमें कुछ होगा ही नहीं, तो कंज्यूमर कंज्यूम कैसे करेगा, उसने ये चीज़ चेक करनी। थर्ड चीज़ मैंने ये बताई है कि दोनों कंकरेंटली एक्सेस नहीं कर सकते एक बफर को। अब हम कोडिंग की तरफ जाते हैं। हमारे पास जब भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो वो एक इन है वेरिएबल और एक आउट वेरिएबल है। वो जो इन वेरिएबल है मींस दैट वो प्रोड्यूसर बफर में इन करेगा डेटा को, मतलब उसमें ऐड कर देगा। कंज्यूमर आउट करेगा, उसको -1 कर देगा। ये लिखा हुआ है बफर साइज को रिड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो जो प्रोड्यूस करेगा तो वो उसको क्या करेगा, ऐड करेगा। तो इसकी मैं एक स्टैंडर्ड सा आपको एक वो दिखाता हूँ जो हमारे पास प्रोग्राम है। पीछे प्रोग्राम भी सेम है लेकिन आपको थोड़ी सी समझ शायद ना आए। मैंने ये सिंपल सा प्रोग्राम प्रोड्यूसर का इधर लिखा हुआ है, कंज्यूमर का इधर लिखा हुआ है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, वाइल ट्रू कंडीशन ट्रू होगी, अगर हमारे पास देखें काउंटर प्लस करेगा, वो चेक करेगा अगर वो इक्वल है n के तो स्लीप कर देगा, अगर वो इक्वल नहीं मतलब n है बेसिकली मैक्सिमम साइज ऑफ बफर और एरे। ठीक है, अगर उससे साइज मतलब लेस है तो डेफिनेटली वो एक ऐड करेगा और काउंटर में मतलब कि एक ऐड कर देगा और प्रोड्यूस करेगा। कंज्यूमर बेसिकली क्या करेगा, पहले अगर तो वो 0 है तो स्लीप कर देगा, अगर काउंटर 0 नहीं है दैट मीन कि उसके अंदर बफर के अंदर कोई डेटा है, अगर डेटा है तो उसको -1 कर देगा सिंपली और उसको प्रोड्यूस करेगा, सॉरी कंज्यूम करेगा। सिमिलरली अगर वो जब यहाँ पे प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस कर लेगा तब कंज्यूमर कंज्यूम कर सकेगा। ठीक है, उसको वेकअप कर रहे हैं, हम जगा रहे हैं कि आप अब जाके कंज्यूम कर सकते हो। अगर जब कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है तो प्रोड्यूसर को स्लीप पे लेके जाना होगा, स्लीप पे हम लेके जाएंगे और एंड पे उसको जगा देंगे। ठीक है, कि आप जाग जाएं, अगर आपने प्रोड्यूस करना है तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसे कि तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। प्रोड्यूसर तब प्रोड्यूस करेगा जबकि फुल नहीं होगा, अगर फुल होगी मेमोरी तो वो उसको स्लीप कर देगा, अगर फुल नहीं है तो उसको ऐड करने के बाद फिर जाके उसको मतलब प्रोड्यूस करने के बाद कंज्यूमर को कहेगा कि आप जाग जाएं, आपका आप कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूमर कंज्यूम करने के बाद वेकअप को जगाएगा। ठीक है, वो पहले चेक करेगा, अगर एम्प्टी है तो वो स्लीप कर लेगा कि एम्प्टी है, अब मैं क्या करूं, प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने दो फिर यूटिलाइज करूं। ये बहुत सिंपल कोड है, प्लीज़ इस कोड को आप देख लेंगे, अगर पेपर में आता है तो आप ये कोड को लिख देंगे और सिंपल मैंने 2-3 जो बातें आपको बताई हैं, कब प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करना है, कब कंज्यूमर ने कंज्यूम करना है, ये आपने देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इंटर प्रोसेस कम्युनिटी वो हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम था जिसमें शेयर्ड मेमोरी को सॉरी मैसेज पासिंग को हमने डिस्कस किया था। अब शेयर्ड मेमोरी को हम डिस्कस करते हैं। शेयर्ड मेमोरी को खैर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि शेयर्ड मेमोरी में हमारे पास एक रीजन होता है जिसको हम शेयर करते हैं। एक प्रोसेस क्या करता है, अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो क्या करता है, जो हमारे पास शेयर्ड मेमोरी यहाँ पे रखवा लेता है, जो चीज़ भी शेयर करना चाहता है डेटा, और प्रोसेस भी वहाँ से कंज्यूम कर लेता है। यहाँ पे बेसिकली शेयर्ड मेमोरी यूज़ हो रही होती है। यही कुछ स्लाइड में लिखा हुआ है, यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दिस स्लाइड। इसकी डिटेल जो है 5वें चैप्टर में सिंक्रोनाइजेशन में फर्दर मोर देखेंगे। ठीक है, तो आई होप इसका आपको आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, तो मैसेज पासिंग में हमारे पास क्या होता है, एक सेंड मैसेज कर रहे होते हैं और रिसीव हम मैसेज कर रहे होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर आई थिंक सो। ये हमारे पास लास्ट स्लाइड है। तो बेसिकली चले मैं इसको भी थोड़ा सा टैकल करता हूँ और यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन हैं।
जिनको हमें देखना होगा। बेसिकली हमारे पास जो मैसेज पासिंग है इसमें क्या होता है, हमारे पास हम मैसेज को सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने एक प्रोसेस है वो मैसेज को सेंड करता है, दूसरा प्रोसेस है वो मैसेज को रिसीव करता है। इन शॉर्ट उसमें एक डेटा होता है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इसके में हमें डिफरेंट सिंक्रोनाइजेशन का ख्याल रखना पड़ता है। और इसको कैसे करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट मैसेज पासिंग होती है, इनडायरेक्ट होती है और डिफरेंट मैकेनिज्म है, उसको फर्दर मोर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन क्या हैं जिनको हमें देखना है कि ये बेसिकली तो प्रॉब्लमेटिक एक काम है ना। हमारे पास मैसेज पासिंग आ गया, हमारे कोऑपरेटिंग प्रोसेस जैसे ही एग्जिस्ट में आया तो हमारे पास प्रॉब्लम्स कुछ आ गई कि हमारे पास हम कम्युनिकेशन जो लिंक है कैसे इस्टेब्लिश करेंगे जब भी हम मैसेज पासिंग करवाएंगे, ठीक है। दो प्रोसेसेस के दरमियान कैसे लिंक इस्टेब्लिश होगा, एक्सचेंज मैसेजेस कैसे होंगे, हमारे पास लिंक इस्टेब्लिश, फिर अगेन से वो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज जो है वो यहाँ पे एड्रेस कर रहा है। कैन अ लिंक एसोसिएटेड विद मोर देन टू प्रोसेस, यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज किया कि दो प्रोसेस ही आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे या इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये भी वैलिड क्वेश्चन है। हाउ मैनी लिंक कैन देयर बी बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेटिंग प्रोसेस के कितने लिंक होंगे पेयर ऑफ लिंक्स, पेयर ऑफ प्रोसेसेस के दरमियान, ये भी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कैपेसिटी ऑफ लिंक, लिंक की कैपेसिटी क्या होगी, साइज़। और अनडायरेक्टेड लिंक होगा, डायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल, सॉरी यूनिडायरेक्शनल होगा या बाई डायरेक्शनल लिंक होगा। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि दोनों साइड में, यूनी का मतलब होता है कि एक ही तरफ मैसेज सेंड होगा। और ये डिफरेंट हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि मैसेज पासिंग में अरेज होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट आईपीसी और प्रोसेसेस कि हमने डिफरेंट प्रोसेसेस पे डिफरेंट ऑपरेशंस देखे हैं। बहुत सिंपल सा लेक्चर था लेकिन इम्पोर्टेंट था, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट मैंने इम्पोर्टेंट बताए हैं, जिसमें सबसे पहले हमने आईपीसी वो चलें, आप जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है ये शॉर्ट टाइप हैं, वो आप एक दफ़ा वो माइंड में ऑपरेशंस बैठा सकते हैं। लेकिन आईपीसी एक मेजर आपका जो क्वेश्चन है लॉन्ग में आता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है सबसे पहले वो बताएं, पहले इंडिपेंडेंट प्रोसेस को आप डिफ़ाइन करें, फिर कोऑपरेटिंग प्रोसेस है उसको डिफ़ाइन करें, इसके साथ एक एक एग्जांपल कोड करें। उसके बाद आप आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को बताएं कि ये कोऑपरेटिंग प्रोसेस में आता है, फिर रीजंस पेश करें कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्यों होता है। फिर जो मॉडल्स दो हमने पढ़े हैं कोऑपरेटिंग प्रोसेस के, ये बताएं कि हमारे पास दो तरह से जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो सकती है, एक मैसेज पासिंग के थ्रू होती है और एक हमारे पास जो मेमोरी शेयर्ड मेमोरी के साथ हो सकती है। उन दोनों की डायग्राम बनाएं, डायग्राम को एवेल्यूएट करें और उसमें एग्जांपल के तौर पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को देखें, उसकी डायग्राम भी ऐड कर दें। इस तरह करके आप फ्लो बना लें। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। फर्दर मोर मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं आपको सिंक्रोनाइजेशन या इंशाल्लाह मैं आपको स्केजलिंग स्टार्ट करवाऊंगा और स्केजलिंग हम बहुत अच्छे से करेंगे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फोर्थ पार्ट था। आई एम फीलिंग टायर्ड देयरफॉर नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में कल तक इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और इस प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।